गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका पेपर खत्म हो चुका है स्टैटिस्टिक्स का। एंड नाउ आपका नेक्स्ट पेपर है इकोनॉमिक्स, विच इज पेपर नंबर 114F, गांधीयन इकोनॉमिक्स। कुछ बच्चों का आज माइक्रो इकोनॉमिक्स था जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स नहीं लिया था। अब ये गांधीयन इकोनॉमिक्स एज सच बहुत ही इजी वाला पेपर है आपका। इसमें आप भर भर के गप्पे मार सकते हो। फुल आपको अथॉरिटी मिलेगी गप्पे मारने की। ठीक है, गप्पे कैसे मारने हैं, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। पहले तो अपने पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। 50 मार्क्स का अपना पेपर है। आप देख सकते हो 10-10 का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, मतलब यूनिट 1 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन ऑप्शन में, दूसरा एक क्वेश्चन। फिर यूनिट 2 सेम पैटर्न 10-10 मार्क्स, यूनिट 3 10-10, यूनिट 4 10-10, एंड लास्ट में आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछे हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आज के स्टेट के पेपर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी थियरी पूछ डाली इन लोगों ने। तो कोई नक्की नहीं होता, लेकिन हाँ, इस इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको ज्यादा ट्रबल नहीं होगी। ठीक है, की आईएमपी क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ, और ट्रू एंड फॉल्स जो है वो आप बुक के पीछे के एक बार खाली गो थ्रू कर देना। ठीक है, इस पेपर में आपको खास ध्यान रखना है कि आपको पेजेस भरने हैं, अच्छे खासे पेजेस आपको भरने हैं। ठीक है, कुछ आवे कि ना आवे, जो याद करके गए हो ना वो लिख के आना है आपको, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। तो आराम से इसमें आप 30+ स्कोर कर पाओगे अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो। चलिए अब मैं जाता हूँ आईएमपी सेक्शंस की तरफ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं गांधी जी के इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट में। यूनिट 1 के मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, खाली ओनली 3 क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड की एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन इकोनॉमिक्स, चैलेंजेस एंड इश्यू फेस्ड बाय इंडिया टू मेक सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी। अच्छा, इसके आंसर्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, हेड पॉइंट्स वगैरह भी मैं आपको इस पीडीएफ में बता दूंगा। वही हेड पॉइंट्स आपको करना है और कुछ नहीं करना। पहले एक बार आईएमपी अपने देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी एंड डायमेंशन ऑफ स्वदेशी, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि इसमें से एक तो होगा ही, और 10 मार्क का वो क्वेश्चन होगा। नहीं भी होता, इन केस, इन द वर्स्ट सिनारियो, तो आप जो याद करके गए हो आपको वो पूरा का पूरा लिख के आ जाना है। यूनिट 2 में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए। आई अज्यूम कि इसमें से एक पूछे आपको कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और उसके एडवांटेजेस, और एक पूछा है एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट। यूनिट 3 में पूछा है रूरल इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमी, एंड एक क्वेश्चन रहेगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डेयरी फार्मिंग। यूनिट 4 में भी 2 ही क्वेश्चन दिए मैंने आपको, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। रूरल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मीनिंग एंड रोल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मीनिंग एंड कंपोनेंट। लास्ट टाइम उन्होंने एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा था, इस बार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो गिन के 9 क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स में, तो पूरे 50 मार्क का पेपर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, ड्यू टू लेक ऑफ टाइम, देखो आईएमपी देने तो मैं आपको 20-25 भी और दे सकता हूं, कि जिसके मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, क्योंकि सब्जेक्ट लेंथी है, बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर। बट एज वी ऑल नो दैट कि आप सीएमए इंटर में हो और आपके पास टाइम नहीं होता। ऑलरेडी आप लोगों के बहुत सारे बैकलॉग भी चल रहे होंगे इस बीकॉम की एग्जाम की वजह से। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर मैंने आपको मोस्ट आईएमपी दे दिए, इतने ही करके जाना है, की पॉइंट्स याद रखना है, अंदर जो गप्पे मारने हैं आप अच्छे से मार लेना है। ठीक है, हर 10 मार्क के क्वेश्चन में मिनिमम 2.5 से 3 पेज भरने की आपको कैपेसिटी रखनी है। मैं आपको क्विक ओवरव्यू दूंगा सारे आंसर्स का, एंड आंसर की पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो आपको बुक में से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितना पढ़ना है एग्जैक्टली मैंने उतना ही डाला है पीडीएफ के अंदर, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यूनिट 1 के आईएमपी क्वेश्चन में जाते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस, की एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन इकोनॉमिक। पहले तो ना आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग से आप अच्छे खासे गप्पे मार सकते हो। सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला था कि भाई आत्मनिर्भरता क्या होती है, और उसके हिसाब से उसका इकोनॉमिक्स में क्या अफेक्ट पड़ता है, क्या की एस्पेक्ट है जो सेल्फ रिलायंस को और प्रमोट करते हैं, उनको एंकरेज करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जोसेफ भाई ने कोई डेफिनेशन दी थी कि कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, सिर्फ ये खास वर्ड ध्यान रखना, सेल्फ रिलायंस का मतलब कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज जनरेट एंड सस्टेन देयर ओन इकोनॉमिक एक्टिविटी, खुद काम करेंगे, खुद अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, किसी और पे डिपेंड नहीं रहेंगे, उसको कहा जाता है सेल्फ रिलायंस। ठीक है, इजीली आपको ये याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में स्वावलंबन भी कहा जाता है, और इट वॉज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ गांधीयन इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी का एक मेन एस्पेक्ट माना जाता था ये। और गांधी जी ने कई तरीके के इंपोर्टेंस जो है उसके ऊपर फोकस किया था कि यार सेल्फ रिलायंस के ऊपर लोगों का ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, इंडिया को मेक इन इंडिया बनाना है तो सेल्फ रिलायंस इंडिया होना जरूरी है। अब की एस्पेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, 10 पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट याद रखना है कि भाई सेल्फ रिलायंस होगा तो प्रोडक्शन एंड इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा इकोनॉमी में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहेगी,
रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, एक्सटर्नल डिपेंडेंस हमारा कम होगा, प्रोटेक्टिविज्म एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि भाई अगर हम सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे तो हम कम इंपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों पे हम कम डिपेंड रहेंगे, ठीक है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को वगैरह प्रोटेक्शन मिलेगा, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आएगी, एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एंकरेजमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, एंड लास्ट में इंडिया की इकोनॉमी सस्टेनेबल रहेगी, परफेक्ट रहेगी, प्रॉपर रहेगी, इंडिया आगे बढ़ पाएगा, ग्रो कर पाएगा। अब आपको अच्छे से पता है ये 10 पॉइंट कैसे याद करने और इसके रिलेटेड गप्पे कैसे मारने। वर्ड पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक है। टॉपिक है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर। सिंपली गांधी जी का क्या कहना था कि अगर इंडिया के लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ठीक है, खुद ही बिजनेस करेंगे, खुद ही इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, किसी और पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो इंडिया आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आईएमपी का वो है चैलेंजेस एंड इश्यूज फेस्ड बाय इंडिया टू मेक सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी। अभी ऊपर हमने बात की थी कि यार सेल्फ रिलायंस से क्या क्या होता है, अभी वो बोल रहे हैं वन काइंड ऑफ लिमिटेशंस जैसा है कि क्या क्या इश्यूज आएंगे अगर इंडिया सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी बन जाएगी। तो थोड़ा अपने इंडिया के बारे में इसमें बुराई करनी है, मतलब अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही सिंपल है, इसमें की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 16 पॉइंट दिए हैं, आपको कोई भी 8 याद रखने हैं, एनी 8 आपको लिख के आना है। अगर आपको पूछे चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया टू मेक सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, तो एक तो इंडिया के पास रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी कम है, इंडिया इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड है, टेक्नोलॉजिकल गैप ज्यादा है, मतलब अपने पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, कंपटीशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, इसकी वजह से हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो पा रहे, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी के इश्यूज है हमारे प्रोडक्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादा है, ग्लोबल वैल्यू चेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा है, ट्रेड बैलेंस नहीं है, एनर्जी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, एक्सेस टू कैपिटल, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इश्यूज है, इनोवेशन एंड रिसर्च में हम पीछे रह जाते हैं। तो ये सब चैलेंजेस है जो इंडियन इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं जब सेल्फ रिलायंस होना है। 16 पॉइंट दिए, कोई भी 8 आपको करना है, भर भर के अंदर गप्पे मारना। बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई सेल्फ रिलायंस क्या था और सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, 2-4 पॉइंट आप घर के भी बना के डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अटेम्प्ट आपको करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी क्या है और उसके वेरियस डायमेंशन क्या है। तो एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि स्वदेशी एक स्पिरिट है इन अस which restrict us to the use and service of our immediate surrounding to the exclusion of the more remote। ठीक है, अब कहना क्या चाहते हैं गांधी जी पता ही नहीं चल रहा है कि गांधी जी ने इतनी सारी अंग्रेजी कैसे लिख डाली, पहली तो बात। ठीक है, और जो वो बोलना चाहते थे उसका इकोनॉमी से डायरेक्टली क्या कनेक्शन है। तो सिंपली स्वदेशी का मतलब भी आप यहाँ पे सेल्फ रिलायंस के हिसाब से उसको को रिलेट कर सकते हो कि जो भी होना चाहिए ना देसी होना चाहिए, घर का होना चाहिए, विदेशी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे सराउंडिंग जितने भी फॉरेन्स वगैरह की जो इकोनॉमिक्स है वहां का कल्चरल का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, हम जो भी करें स्वदेशी करें। ठीक है, सब कुछ हमारा होना चाहिए। सो उन्होंने ये भी कहा था कि यूज एंड प्रमोशन ऑफ लोकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, बोले अपने गुड्स को बढ़ावा दो। उन्होंने ये भी कहा था कि सपोर्टिंग लोकल इंडस्ट्री एंड बिजनेस अ नेशन कुड अचीव इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड प्रिजर्व इट्स कल्चरल आइडेंटिटी। हम हमारी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया वो लेवल पे पहुंच सकता है जिसकी किसी ने बिलीव नहीं किया हो। तो सिंपली यहाँ पे भी अगेन वही फोकस है सेल्फ रिलायंस वाला कि जो भी करो खुद करो, अपने खुद के देश के प्रोडक्ट पे ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, दूसरे देशों के प्रोडक्ट को आपको खरीदना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जितना आप मेक इन इंडिया को पे फोकस करोगे उतना ही देश के लिए ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 डायमेंशन पॉइंट दिए हुए, खाली मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। इकोनॉमिक डायमेंशन, कल्चरल, एनवायरमेंटल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, हेल्थ एंड वेलबींग, रूरल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। मिनिमम 6 से 7 पॉइंट आपको लिख के आना है 10 मार्क के अंदर, और हर पॉइंट के अंदर 3 से 4 लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, आवे ना आवे जो गप्पे मारने आप मार के आना, बस हेड पॉइंट अगर आपके सही हुए तो आपको स्कोर ज्यादा होगा। ये हो गए हमारे यूनिट 1 के तीनों मेन आईएमपी क्वेश्चंस। अब जाते हैं अपने यूनिट 2 की तरफ। चलिए यूनिट 2 में अब मैं आपको क्या करता हूँ ना, मेन जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग आपको बता देता हूँ। ठीक है, एडवांटेजेस वगैरह जो है वो पॉइंट से सारे वो आपको वैसे ही लिख लिख के रट्टा मारना है और कुछ नहीं करने। ठीक है, इतना टाइम होगा नहीं अपने पास।
चलिए, तो यूनिट 2 में आपका जो मेन टॉपिक है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन आप क्या होता है आपको पता ही है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा उसको। इट इज अ सिस्टम इन विच द बेसिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एट वेरियस लेवल, गिविंग एडुकेट स्कोप फॉर ऑल द पार्टनर्स टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज। मतलब एक सिस्टम है जिसमें सारे कामकाज, बेसिक कामकाज जो है वो हर लेवल पे चलते हैं और सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप आइए इसमें पार्टिसिपेट कीजिए इस एक्टिविटी के अंदर। Simply means it involves a systematic distribution of power and functions across different political and economic agents in a society। बोले सबको समान पावर्स दिए जाए, सब कुछ सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी में अगर सेंट्रलाइजेशन रहता है कि सब कुछ एक ही जगह से हैंडल होता है, एक ही जगह से डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर पाती। डिसेंट्रलाइजेशन में आप क्या करोगे, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जितना भी इंडिया का नो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एरियाज है उसके अंदर आप उसको बांट दो। ठीक है, तो सिंपल वे में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बेसिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है एट वेरियस लेवल एंड सबको स्कोप देना है कि सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, सेंट्रलाइज कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके एडवांटेजेस पूछे जाते हैं तो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर बुक में बहुत भर भर के दिए, 10 एडवांटेजेस लिखे हुए, इसमें पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अपने अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूं। प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, देन आफ्टर widespread ownership, cottage industries, preserve the purity and compactness, labor intensive technologies, democracy and decentralization, reduce cost, setup reduce, sorry setup nahi, reduce cost, reduce the risk, impact on poverty, फिर लास्ट वाला है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन वुड लीड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर। ये पूरा लाइन इसको की पॉइंट के तौर पे आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपको पता ही है। अब गांधी जी का क्या थॉट था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो गांधी जी बिलीव दैट प्राइमरी गोल ऑफ द इकोनॉमी शुड बी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल एंश्योरिंग देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। गांधी जी का ये कहना था कि मेन गोल होना चाहिए इकोनॉमी का कि मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे सारे इंडिविजुअल्स को, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो, मतलब सबको रोजगार मिले, ये गांधी जी का कहना था। की कंपोनेंट क्या थे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ये आपको यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। ठीक है, 10 पॉइंट दिए हुए, अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आपको इसमें बात करनी है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। ओके, देन आफ्टर आपका यूनिट 3 रूरल इकोनॉमी के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है। रूरल इकोनॉमी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी स्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन रूरल एरिया। ग्रामीण इलाके की एक्टिविटीज को पढ़ना है, समझना है, स्ट्रक्चर को आपको समझना है। फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक बिहेवियर डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस जो है वो रूरल रीजन में किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूरल एरियाज के ऊपर बात चल रही है, ग्रामीण इलाकों के बारे में बात चल रही है कि उस पर किस तरीके से फोकस होना चाहिए, कैसे उनकी इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को हम डेवलप कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको 11 पॉइंट दिए हुए हैं, अगेन आपको 7 से 8 पॉइंट इसके अंदर लिखने रहेंगे, एक आध पॉइंट घर का बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग तो पता ही है आपको क्या होता है। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड आपको 9 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 9 पॉइंट्स आपको याद रखने इसके अंदर। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बुक में जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको अंदर से पढ़ना है तो, कि डेयरी फार्मिंग क्या होता है। सो इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है डेयरी फार्मिंग। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। डेयरी फार्मिंग के अलावा एग्रीकल्चर भी है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज वगैरह है, बट मुझे लग रहा है इस बार डेयरी फार्मिंग पूछा जाएगा। यूनिट 4 है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग एंड रोल। तो रूरल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो डेवलपमेंट एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल फैसिलिटी एंड सर्विसेज इन रूरल एरिया। क्यों करना है ऐसा, तो टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंप्रूव सोशल वेलबींग। मतलब कि एसेंशियल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज रूरल मतलब गांव के लोगों को भी मिले ताकि उनकी लाइफ इंप्रूव हो, वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एंड सोशल वेलबींग भी इंप्रूव हो। ये रूरल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब इसके लिए आपको क्या क्या चीजों में आपको इंप्रूवमेंट लाना है, एजुकेशन, हेल्थ केयर,
वाटर, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड एडमिन सर्विस, इन सब के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगेन इसके अंदर मेन अपना मुद्दा क्या है, रूरल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है रूरल एरियाज में। क्यों करना है? वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 के अंदर एंड आपके पूरे पेपर के अंदर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग एंड कंपोनेंट, ये क्रूशियल रोल इन ओवरऑल वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का बहुत जोरदार होना चाहिए। It encompasses a wide range of physical and organizational structure that are essential for the provision of healthcare service। मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, इसके ऊपर आपको इसकी बात करनी है। मीनिंग समझ लेते हैं। इट इज रेफर टू द फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है डिलीवर करने के लिए हेल्थ सर्विसेज एंड प्रमोट करना है हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उस कंट्री में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बढ़ेगा, लोग हेल्थी रहेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन हेल्थी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अब ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे ग्रो करोगे, उसके ऊपर आपको मेन कंपोनेंट दिए हुए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मेडिकल इक्विपमेंट, हेल्थ केयर वर्कफोर्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल सर्विस, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, हेल्थ प्रोग्राम्स, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, हेल्थ गवर्नेंस एंड पॉलिसी, हेल्थ रेगुलेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। और इसके लिए इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो इस पे वर्कआउट करती है। ठीक है, तो मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, इतना टाइम नहीं था इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं करवा पाया, तो आपको जस्ट इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग समझा दिया है। आपको की पॉइंट याद रखने, अंदर पूरा आपको लिख के आना है। 9 क्वेश्चंस दिए, मोर देन इनफ है। आप 2-3 घंटे लेके बैठोगे तो खत्म हो जाएगा। और इवन आफ्टर दैट अगर आपको कोई डाउट हो कोई पर्टिकुलर पॉइंट में तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना। अब आपकी जो भी नेक्स्ट एग्जाम है, क्योंकि अब इंटरनल एक्सटर्नल वालों के पेपर्स मुझे नहीं पता नेक्स्ट कौन से है, अगर किसी का थ्योरेटिकल पेपर है इसके बाद तो आप मुझे मैसेज कर देना, विल प्रोवाइड यू द IMP फॉर द सेम। ओके, चलिए, गुड लक, बाय बाय।